चैप्टर 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। और चैप्टर 2 के अंदर हमें सबसे पहले पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को कितने टाइप से क्लासीफाई करा है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। चैप्टर 2 का नाम भी मैंने रख दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। देखिए मेरे नोट्स में और आपके स्टडी मैट में जो आपको इंस्टीट्यूट की तरफ से मिला है उसमें चैप्टर के नेम में डिफरेंस हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट एक भी मिस नहीं होगा। ये मैं आपको शुरू से बताते चल रहा हूँ और आज भी मैंने बताया आपको चीजें एक्स्ट्रा ही पढ़ाई जाएगी, मिस तो कुछ नहीं होगा पर चीजें आपको एक्स्ट्रा ही पढ़ाई जाएगी। और जब भी कोई चीज आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रही है तो मैं सोच समझ कर पढ़ा रहा हूँ कि फ्यूचर में आपके जरूर काम आएगा वो। तो जैसे मैं आपको नोट दूंगा उसी तरीके से आप इसको पढ़िएगा, ठीक है ना। चाहो तो आप इन नोट्स को प्रिंट करा लीजिए, हालांकि मैं कंप्लीट करके आपको डिलीवर कर दूंगा। मैंने अपने लिए तो बनाया नहीं है, बनाया इन एंड आपके लिए ही है। तो कुछ चीजें मुझे इसमें ऐड ऑन करनी है, वो ऐड ऑन करके फिर मैं आपको डिलीवर कर दूंगा। आप चाहे तो प्रिंट निकाल के रख लीजिए याद करने के लिए। देखिए अगर हम बात करें चैप्टर 2 जो मैंने नाम दिया है अपने चैप्टर 2 का, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। और प्रीवियस सिलेबस में भी चैप्टर 2 का नाम क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ही था। पहला टोटल हमारे पास 11 क्लासिफिकेशन है। कितने हैं? 11 में से सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। आज टाइम लगेगा 11 को कंप्लीट करने में, पहला स्टार्ट करते हैं बाय नेचर और एलिमेंट। नेचर और एलिमेंट के हिसाब से कॉस्ट को 3 भागों में क्लासिफाई करा। एक को कहा मटेरियल, एक को कहा लेबर और एक को कहा एक्सपेंस। इसके बारे में आपको बता भी चुका था कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। तो नेचर और एलिमेंट का मतलब क्या है? सर नेचर और एलिमेंट ये वर्ड जो है इसका मतलब क्या है? ये जो नेचर और एलिमेंट है इसका मतलब क्या है कि सर किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज हमें चाहिए होती है उसी को एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए होती है दैट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, उसी को एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाएगा। कॉस्ट को कॉस्ट के कितने एलिमेंट है? 3 सर। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए होती है। सबसे पहले मुझे उस प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल लाना होगा, मुझे मटेरियल चाहिए होगा। अब उस मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे लेबर की जरूरत होगी, और लेबर ही होने से या मटेरियल होने से वो गुड्स कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। मुझे फैक्ट्री चाहिए, फैक्ट्री का रेंट देना पड़ेगा, बिल्डिंग चाहिए, उसके बाद मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। बहुत से ऐसे अन्य खर्चे भी होते हैं जो एक प्रोडक्ट को बनाने में खर्च होते हैं। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो 3 चीजें हमें चाहिए होती है उन 3 चीजों को एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? आप चाहे तो उसको हिंदी में भी लिख लेना रिवीजन करते टाइम। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो 3 चीजें हमें चाहिए होती है दैट 3 थिंग इज नोन एज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस, उसी को हम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। आइए तो इसका एक चार्ट मैंने बताया है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का। मैंने आपको जैसे कि बताया कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए। सर क्या चाहिए? सर हमें सर मटेरियल चाहिए, हमें लेबर चाहिए, और मटेरियल और लेबर होने से प्रोडक्ट नहीं बन जाएगा, खर्चा भी होता है उसमें क्या। तो आइए तो मैंने ऐसे बांटा कि एलिमेंट है कॉस्ट, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है सर मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंस। अब ये कहा कि देखिए जो मटेरियल है वो एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। सिमिलरली लेबर के अंदर भी एक डायरेक्ट लेबर होते हैं और एक इनडायरेक्ट लेबर होते हैं। ऐसे एक्सपेंस में भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मैं आपको सब बताऊंगा कि मटेरियल के 2 पार्ट हो गए, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसी लेबर के भी 2 पार्ट हो गए, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर। और ऐसी एक्सपेंस के भी 2 पार्ट हो गए, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सिमिलरली जब हम सारे डायरेक्ट वाली चीजों को जोड़ देते हैं, क्या बोला मैंने कहा डायरेक्ट मटेरियल को, डायरेक्ट के लेबर को, और एक्सपेंस का डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। जब ये 3 चीज हम जोड़ देंगे, इन 3 चीजों के सम को कहा जाएगा प्राइम कॉस्ट। क्या कहा जाएगा? प्राइम कॉस्ट कहा जाएगा। जब हम ये तीनों चीजें जोड़ देंगे तो इन तीनों चीजों के एग्रीगेट, इन तीनों चीजों के समीशन को आज के बाद नाम दिया जाएगा प्राइम कॉस्ट। तो प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट इज अ समीशन ऑफ ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं कहूंगा कि प्राइम कॉस्ट क्या है। आप प्राइम कॉस्ट कैसे बनेगी
सर प्राइम कॉस्ट क्या है? प्राइम कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल। सर मटेरियल के कितने पार्ट है? सर मटेरियल के दो पार्ट है, एक डायरेक्ट मटेरियल है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये होता क्या है डायरेक्ट मटेरियल, ये इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? बात की बात है, समझाऊंगा, सब समझाऊंगा, पर अभी के लिए कुछ बातें समझिए। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर। सर लेबर के भी दो पार्ट में बांट दिया, एक को डायरेक्ट लेबर कहा और एक को इनडायरेक्ट लेबर कहा। ये दोनों क्या होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और खर्चों को भी दो पार्ट में बांट दिया, एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। आपने ये डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पहले भी कभी सुना होगा, पहले सुना होगा। कहाँ सुना है सर? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सुना है आपने ये। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ इतना सुना है, पर कॉस्ट अकाउंटिंग में ये भी है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने सुना था डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और कौन से चैप्टर में सुना था यही बता देता हूँ। सोल प्रोप्राइटरशिप। जब आप जहां पर आप पीएनएल अकाउंट बनाते थे, वहां पर आप कहते थे कि ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं और पीएनएल अकाउंट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जाते हैं। जिसने पढ़ा, जिसने नहीं पढ़ा वो बाद में पढ़ लेगा मेरे साथ। तो प्राइम कॉस्ट आज के बाद कैसे होगा? प्राइम कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर, इन तीनों के समीशन को क्या कहा जाएगा? प्राइम कॉस्ट कहा जाएगा। सर हमारे पास इन तीनों का अपोजिट भी तो होता है। कैसे? क्या मतलब? जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, मान लो सर आपने सारे डायरेक्ट वाली चीजों को जोड़ दिया तो उसको प्राइम कॉस्ट नाम दिया। अब अगर आप सारी इनडायरेक्ट वाली चीजों को जोड़ दोगे तो क्या नाम क्या होगा? वो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो इसको आज के बाद से क्या कहा जाएगा? जो इनडायरेक्ट चीजों को जोड़ देंगे, सारे इनडायरेक्ट चीजें, मटेरियल में इनडायरेक्ट, लेबर में और एक्सपेंसेस में, इसको आज के बाद नाम दिया जाएगा ओवरहेड। क्या नाम दिया जाएगा दोस्तों? ओवरहेड नाम दिया जाएगा। लो जी, इसके बाद क्या नाम दिया जाएगा? ओवरहेड। तो मतलब जितने भी डायरेक्ट वाली चीजें हैं उनका समीशन को प्राइम कॉस्ट कहते हैं, और जितने भी इनडायरेक्ट वाली चीजें हैं उनके समीशन को ओवरहेड कहते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस इज नोन एज ओवरहेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इनमें क्या डिफरेंस होता है, हम वो आगे जाकर जरूर पढ़ेंगे, ये मेरी गारंटी। और बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। मैं पूरी क्लास लगाऊंगा इसमें 1 घंटे की, और ये आपको समझाऊंगा कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस होता है, पूरी 1 घंटे की क्लास लगाकर। चलिए, ये क्लियर है? तो हमने कहा कि सर देखिए, हमने कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक होता है ओवरहेड। तो कभी भी अगर आपने ओवरहेड सुना, इसका मतलब क्या है? इट इज द सम ऑफ indirect material, indirect labor and indirect expense, and prime cost is the sum of direct material, direct labor and direct expense. Material, लेबर और एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है? एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज हमें चाहिए होती है उसको एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहा जाता है। और किसी भी प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए होती है, मटेरियल, लेबर और खर्चे, बस उसी को एलिमेंट ऑफ कॉस्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात? चलो जी, यही मैंने लिख दिया जी। प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। ओवरहेड इज इक्वल टू इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा, एक बात आपको और बता देते हैं इसके अंदर, ये जो आपका पार्ट है ना, ये वाला डायरेक्ट मटेरियल, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल का पार्ट है। इसका निकालने के, इसका दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्या बोलते हैं इसको? रॉ मटेरियल कंज्यूम। आइए इसके बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। अब जब आ ही गया है तो उसके बारे में यही चर्चा कर लेते हैं। सर एक डायरेक्ट मटेरियल जो है ना, डायरेक्ट मटेरियल, इसी को नाम देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, इसी को हम नाम देते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यही दोस्तों सिमिलर एक ही चीज है, रॉ मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल को ही आज के बाद क्या नाम दिया जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहा जाएगा। सुनने मेरी बात को ध्यान से, इसका एक फॉर्मूला होता है सर, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने का क्या होता है? एक
फॉर्मूला क्या होता है देखेंगे ध्यान से। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। अच्छा ये कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंस है? ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस है ये वाला दोनों में डिफरेंट है। दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग होते हैं दोस्तों, दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस ये दोनों अलग अलग है सर। ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस और ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस दोनों में डिफरेंस है। मैं आपको बताऊंगा ये दोनों में डिफरेंस क्यों है, ठीक है। अभी चर्चा करते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। सर ये पहले भी कहीं पढ़ा है हमने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तो पहले भी कहीं पढ़ा है हमने। कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था, कहां पढ़ा था? ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। आइए इस फॉर्मूले का मतलब बताता हूं आपको मैं। ये फॉर्मूला हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा था, है ना। आइए इस फॉर्मूले का मतलब समझाते हैं। देखिए अब आपको ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में तो पता ही है थोड़ा बहुत, इतना तो मैं एज्यूम कर ही सकता हूं। कॉमर्स साइड से आप हो और आपने 11 12 पढ़कर आ गए होंगे तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में पता होगा। देखिए दोस्तों 2023 शुरू होता है 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर। चलो 1 जनवरी ले लेते हैं। 1 जनवरी 2023 हमने स्टार्ट करा और ये साल खत्म हुआ 31 दिसंबर 2023 में ही। 31 दिसंबर 2023 में ये साल खत्म हुआ। मैंने पिछले साल मेरे को एक पेन बनाना है, पेन। कॉस्टिंग ना बहुत अच्छी है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट ना आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। अगर आप इंटरेस्ट दिखाओगे ना इसके अंदर तो आपको मजा आएगा इसको पढ़ने में। और आपने अभी इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया ना शुरू से तो आपको बहुत बोरियत लगेगी ये सब्जेक्ट, आपको मन ही नहीं करेगा। तो जो बच्चा इंटरेस्ट दिखाता है वो अच्छे मार्क्स का एज्यूम स्कोर करता है और आज नहीं फाइनल तक अच्छे मार्क्स, क्योंकि फाइनल तक कॉस्ट अकाउंटिंग है आपके सिलेबस के अंदर। सीएम में फाइनल तक कॉस्ट अकाउंटिंग है आपके सिलेबस के अंदर, तो फाइनल तक वो अच्छा स्कोर करता है। और अगर आप शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो आप फाइनल तक इसके अंदर टपक ही जाओगे। तो ये रहता है। तो इंटरेस्ट वाली बात है कि यार किसी को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, किसी को मैथ में इंटरेस्ट आता है, किसी को अकाउंट में आता है, किसी को मैथ बहुत बुरी लगती है। तो इंटरेस्ट वाली बात है। तो इंटरेस्ट शुरू से अच्छा दिखाओगे तो मजा आएगा आपको पढ़ने। मुझे एक पेन की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, ये पेन बनाना है, ठीक है, ये पेन। अब इस पेन बनाने के लिए मैं बाहर का ही कवर लेकर आया ब्लैक कलर का। अंदर जो इंक है वो लेकर आया। इंक तो खैर है ही नहीं इस पेन में। एक रबड़ सी है, एक ब्लैक है, अंदर बैटरी लगी हुई है जो इस चीज से कनेक्ट है, पैनल से कनेक्ट है। तो बैटरी जो लगी है, ये जो रबड़ है ऊपर और नीचे की साइड ना रबड़ है इस पेन के ना, ये इधर पीछे की साइड और इधर की साइड रबड़ का मटेरियल है कुछ, जिससे हम लिखने में स्क्रैचेस ना पड़े पैनल के अंदर। आगे का ये बॉक्स ये पूरा ये लेकर आया और पकड़ने में थोड़ा हैंडी है, ठीक है। आगे से गोल है, पीछे से चपटा है और अंदर इसके अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक बैटरी होगी, सेंसर होगा, जिसकी वजह से ये इस पे कवर करता है। इसमें कोई इंक वगैरह नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पर 3 चीज मुझे मटेरियल दिख रहा है। ये पेन के बाहर का प्लास्टिक मटेरियल है, आगे और पीछे की रबड़ कम पार्ट है वो मटेरियल है, और अंदर के जो बैटरी जो भी है सेंसर वगैरह लगा होगा जिसकी वजह से कनेक्टेड है, वो इसका एक मटेरियल का पार्ट है। मुझे ऐसे बहुत सारे पेन बनाने हैं, तो मैंने क्या करा, मैंने मान लो 100 पेन करंट ईयर में बनाना है, मुझे 100 पेन बनाना है करंट ईयर के अंदर। तो मैंने क्या करा, रॉ मटेरियल खरीद कर लाया था। पिछले साल भी मैंने ऐसी पेन बनाकर बेचे, इस साल भी पेन बनाकर बेचना चाहता हूं। अब पिछले साल जब मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया उसमें से मैंने बहुत सारे पेन बनाकर बेचे भी, पर कुछ मेरा रॉ मटेरियल बच गया। क्या बच गया? 2 चीज होती है, एक होता है फिनिश गुड, एक होता है रॉ मटेरियल। फर्क होता है दोनों में। क्या होता है फर्क? सर देखिए ये प्लास्टिक, ये बाहर की रबड़, आगे पीछे की रबड़, अंदर की बैटरी या सेंसर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर है इसके, वो एक होता है रॉ मटेरियल। जब आप इसको असेंबल कर देते हो और ये जो पूरा प्रॉपर पेन बन जाता है, इसको बोलते हैं फिनिश गुड। तो फर्क है। मैंने कहा कि मेरे पास फिनिश गुड का क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, मेरे पास रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक है। मतलब पिछले साल मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया 100 पेन बनाने के लिए, पर मैंने उससे 90 ही पेन बनाया, तो मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल पड़ा है जिससे 10 पेन बच सकते हैं। क्या मैं उस रॉ मटेरियल को फेंक दूंगा या अगले साल उसको यूज करूंगा?
ऑब्वियस है, जो रॉ मटेरियल आपका बच गया था जिससे वो 10 पेन बन सकते हैं कंप्लीट, उसको बोलते हैं फिनिश गुड। तो 10 पेन बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आपके पास पिछले साल बच गया था उसको आप फेंकोगे नहीं, अगले साल उसका यूज करोगे, है ना। आइए, तो मैंने कहा पिछले साल जो आपका क्लोजिंग स्टॉक बच गया था ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो इस साल आप यूज करोगे दोस्तों, इस साल आप उसका यूज करोगे। तो मेरे पास करंट ईयर में ये कहूंगा कि मेरे पास करंट ईयर में ओपनिंग स्टॉक, जो पिछले साल का क्लोजिंग है वो करंट ईयर का ओपनिंग है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल मेरे पड़ा है। लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल के लिए मानते हैं कि मेरे पास 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है जिससे 10 पेन बन सकते हैं, ठीक है ना। 1,000 के रॉ मटेरियल में 1 पेन बन जाता है, 10,000 के रॉ मटेरियल में 10 पेन बन जाते हैं। तो 10,000 रुपए का रॉ मटेरियल मेरे पे पिछले साल बचा था, पिछले साल था, तो मैं उसको फेंकूंगा नहीं भैया, मैं अगले साल जब भी पेन की मैन्युफैक्चरिंग करूंगा तो पहले मैं वाला यूज कर लूंगा, और जब वो रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो मैं नया खरीद लूंगा, राइट। तो दोस्तों मैंने क्या करा, अब मैं पहले इसका यूज करूंगा, जब ये 10 पेन बन जाएंगे तो मैं दोबारा खरीदूंगा, परचेज कर। अब मैं 10 पेन बनाकर तो बेचूंगा नहीं भाई, पिछले साल मैंने 90 पेन बनाकर बेचे, तो इस साल मैं 10 पेन बनाकर तो नहीं बेचूंगा, इस साल मैं और पेन बनाऊंगा, राइट। इस साल मैं और पेन बनाऊंगा, तो मुझे 10 पेन का तो रॉ मटेरियल है, तो और पेन बनाने के लिए मुझे रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, नहीं खरीदना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। तो मैं गया दुकान पर, सप्लायर के पास जो इस पेन बनाने का रॉ मटेरियल देता है, मैंने कहा भाई साहब मुझे 1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल दे दो, मैं खरीदना चाहता हूं। ठीक है सर, 1,00,000 रुपए का आपने ड्यूरिंग द ईयर रॉ मटेरियल खरीदा, तो आपने क्या करा, परचेज करा। कितना रुपए का परचेज करा सर, आपने 1,00,000 रुपए का परचेज करा। अब उसने कहा भाई साहब ये पेन जो है, मैं गया उसकी दुकान पे, सप्लायर की, जस्ट इमेजिन करो कि हम सप्लायर की दुकान पे गए साथ मिलकर, हमने कहा भैया 1,00,000 रुपए का मुझे रॉ मटेरियल दे दो, मुझे 1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल दे दो, मुझे भैया बनाने हैं पेन। ठीक है जी, उसने दे दिया, उसने बड़े से कंटेनर के अंदर, बड़े सा बॉक्स के अंदर उस 1,00,000 रुपए के रॉ मटेरियल डाल दिया। मैंने उसको 1,00,000 रुपए थमाए और बॉक्स रखकर मैंने कहा आधे बॉक्स आप अपने सर पे रख लो, आधे मैं रख लूंगा, चलेंगे आराम से दोनों के दोनों, कहां दिक्कत आ रही है, चलेंगे। आधे आप अपने सर पे रख लेना, आधे मैं रख लूंगा। तो पहले मैंने कहा कि पहले आप ट्राई करो, तो मैंने अब मदद कराई आपकी, तो नीचे गए हम, ऐसे पकड़ा, मैं आपके सर पे रखा, तो सर पे ऊपर तक पहुंचाने में दोनों नीचे गिर गए हम। ये तो बहुत भारी हो रहा है, ये तो बहुत भारी हो रहा है भैया, ये सर पे नहीं ला सकता, दिक्कत है सर पे लाने में, सर पे लाना बहुत दिक्कत है। चलो लड़कों की तो बात कर ले, तो जैसे तैसे घसीट घुसट के लिया है। अब लड़कियां, कोमल परी हमारी, पापा की परी, ठीक है, ह्यूमंस, अब वो कैसे लाए जाए, उनको तो कोमल कोमल हाथे हैं उनके यार, कैसे करेंगे वो। अब उनको सर पे ऐसे रखेंगे तो वो तो देखते भी होश हो जाएगी, अरे अरे ये कैसे ले जाएंगे, हम उठाएंगे कैसे, तो ले जाएंगे तो बाद में, पहले उठाएंगे कैसे से, तो बड़ी दिक्कत है। तो ऐसे केस के अंदर दोस्तों, अब मटेरियल हमने खरीद लिया, उसको सर पे तो ला नहीं सकते ना धोकर, अब इतना काम तो हमारा है नहीं, हम पढ़े लिखे हैं यार, हमारा काम ये थोड़ी ना है। पापा की परी तो ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लो कि भाई वो सामान लाया कैसे जाए, तो हमने क्या करा, हमने एक टेम्पो वाले को पकड़ा कि भैया ये सामान है, इस जगह पर पहुंचाना है, बताओ कितने पैसे लोगे, बताओ कितने पैसे लोगे। वो कह रहा है कि सामान कितने किलो का है, मैंने कहा यार लगभग लगभग मान के चलो 200-300 किलो तो है ही, इतने किलो तो हम भी नहीं है, इतने किलो को सर पे कैसे रहेंगे, क्या 200-300 किलो है। कह रहा जी 3,000 रुपये लगेंगे। अरे भैया 3,000 रुपये कैसी बातें कर रहे हो, 3,000 रुपये पता कितना होते हैं, 3,000 रुपये में पता क्या क्या आ जाएगा, 3,000 रुपये में क्या क्या आ जाएगा, इंटरमीडिएट की क्लास आ जाएगी दीपक सर की 3,000 रुपये में, आराम से देखूंगा, पूरा इंटरमीडिएट एक क्लास में निकल जाएगा मेरा, बढ़िया से देख लूंगा। प्रमोशन तो करता हूँ मैं क्लास के अंदर, मैं एग्जाम्पल में प्रमोशन कर देता हूँ, तो यहाँ भी चेप दिया मैंने, 3,000 रुपये भी क्लास रहते, मान जाओ सर 2,000 रुपये, कहना नहीं जी,
कैसी बातें कर। तो ऐसे ऐसे दिन होके 2,500 में बात हो गई कि 2,500 में टेम्पू वाले से हमने कहा भैया ये सामान है हमारे घर तक पहुंचा दीजिए। ठीक है जी। अब टेम्पू वाले से बात हो गई, तो अब वो कह रहा है उसको 1,000 रुपए दिए, उसने सामान अपने टेम्पू में रखवाया, मिलकर 5-6 लोगों ने रखवाया, भाई 200 किलो कम होता है क्या, 6-7 जने लग गए, मैंने रखवाया। पापा की परी साइड में कहते नहीं भैया ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, टेढ़ा करके रखो। पापा की परी मान नहीं रही, पापा की परी डायरेक्शन दे रही है हमें, बताओ। तो लड़कियों को नहीं ले जाना सामान उठाते टाइम, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी, डायरेक्शन देखिए आपको कि ऐसे नहीं भैया, ये ऐसे नहीं घुसेगा, इसको ऐसे घुसाओ। वो उठा देगी तो है नहीं आपको, वो आपको डायरेक्शन देगी। ठीक है, चलो। तो अब लड़के तो चलो भाई ठीक है, एक टाइम की बात है भाई, मेरी खुद की बहन, मेरी खुद की 2 बहनें हैं, अब घर का सामान शिफ्ट करना था। ठीक है, वो सामान अच्छे से सफाई वफाई करती है, इनके लिए अप्रिशिएशन है। अब जहां सामान उठाने की बात आई, एक जगह से मैं उठा रहा हूँ बैट अपने घर का, ऐसे करके एक जगह से मैं उठा रहा हूँ बैठ करके, ऐसे करके उठा कर मैंने आधा उठा दिया एंकर के। ठीक है, दूसरी साइड में मेरी 2 बहनें लगी हुई, उठा रही है, ऐसे तो कभी नहीं उठ रहा यार, ये क्या ड्रामा है, मैं अकेला उठा रहा हूँ, वो तुम दोनों उठा पा रहे। तो मैंने भैया अकेला ऐसे करके खिस खिस के ला के रख दी, उनका तुम्हारी बस की ना, तुम ऐसे करो, तुम वो सफाई करो बैठ के अंदर की ना, वो डालना होता ना, वो डायरेक्शन दे सकती है बस। ठीक है, सब भारी सामान नहीं उठा पाती, लड़की कोमल कोमल आते होते उनके, बेचारे को हाथ में लग जाएगी कि बाबू मेरा आज ना वो सामान उठाया था घर का, मेरा हाथ मेरे ऐसे हो गए, बताओ। उसका बाबू वहां से फोन करके बोलेगा फूक मार दूं बाबू, फूक मार दूं, मार देता हूँ, फूक मार देता हूँ, उसी हो जाएगा। हाँ बाबू फूक मार दो आप। फूक मारेगा वो, ये करके वहीं से फूक मार देगा मैसेज में और ठीक हो जाएगा। हाँ बाबू अब ठीक है। अब ठीक है मेरा हाथ, नहीं तुम नहीं होते तो क्या होता। फूक 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 मारते, फूक फूक मारते, ठीक हो गया भाई। मान, ठीक है, चलो आ जाओ। तो भैया जो किराया हमने दिया, जो किराया हमने दिया, कैरीज कहते हैं उसे, और कब लाने दिया भाई, अपने फैक्ट्री के अंदर लाने के लिए दिया, तो उसको कहते हैं इनवर्ड। क्या कहते हैं, इनवर्ड। 2500 रुपए, तो 2500 रुपए का किराया हमने लाए। जो जो लड़कियां हंस रही है, आप इनको नोट कर लो, इनके बाबू है पक्का, आप नोट कर लो जी, लड़कियां जो जो हंस रही है बाबू उनके पक्के है, मान जाओ लड़कियों। साकेत कह रहा है सर डॉक्टर भी लायक, हम तो ऐ भी बैठे हैं यहाँ पर, तुम फूफू मार के दवाई, तुम फूफू मार के ठीक कर दो, हम तो हम डिग्री खामा का ले रही है हमने, बताओ। बाबू फूक मार रहा ठीक हो जा रहा है, बताओ। हम ऐसे ही बैठे हुए यहाँ पर डिग्री लेके। पकड़ लो इनको, नोट कर लिया मैंने, 3-4 लड़कियां है हंस रही है बहुत बाबू सोना पे, उनको नोट कर लिया मैंने, आज ये गई अभी पूरी पूरा टाइम इसी से निकल जाएगा मेरा। इनको पकड़ लूंगा 3-4 लड़कियों, फिर देखो तुम्हें बाबू सोना कैसे कराता हूँ ऐसे, अभी तो लॉ नहीं आया, और लॉ आन दो एक बार, फिर दिखाऊंगा तुम्हें मैं कैसे 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 एग्जाम्पल होते हैं। ऐसे एग्जाम्पल में कहानी समझा समझा के तुम्हें जो बता देना है ना, मैंने लॉ ऐसे पढ़ा देना है ना, तुम आ जाओ, ये तो लॉ स्टार्ट ही कहा हुआ है। चलो, तो देखिए ये देखो, गुड्स को लाने के लिए जो आपने खर्च करा, वो इस फॉर्मूले में डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा, समझ में आया। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, जो गुड्स आपने खरीदा था उस गुड्स को घर लाने के लिए, फैक्ट्री तक लाने के लिए जो खर्चा आपने पे किया, इस एग्जांपल में उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहा है। जबकि जबकि ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस अलग है दोस्तों, इसका मतलब अलग है, और इस वाला डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब अलग है, समझ में आ रहा है। इस वाला डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब हिंदी में लिख देता हूं मैं, हिंदी में, ये परचेज जो कर रहे थे ना गुड्स, ये रॉ मटेरियल जो खरीदा था, रॉ मटेरियल खरीदने, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद
उसको लाने के खर्चे, उसको फैक्ट्री तक, उसको फैक्ट्री तक फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, लाने का खर्चा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, फ्रेट या फिर कैरिज, है ना, उस लाने खर्चे को इधर डायरेक्ट एक्सपेंस कहा, इधर डायरेक्ट एक्सपेंस कहा। तो मैं आपको आगे जाकर जब मैं आपको याला डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ाऊंगा ना, याला, आगे जाकर जब मैं आपको याला डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा रहूंगा ना, तब मैं आपसे ये कहूंगा, जब मैं आपको आगे जाकर याला डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा रहूंगा, तो मैं आपसे कहूंगा कि ये जो डायरेक्ट एक्सपेंस था उस वाले डायरेक्ट एक्सपेंस में फर्क है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस किस लिए है, सिर्फ जो मटेरियल आपने खरीदा है उसको लाने का खर्चा, इस डायरेक्ट एक्सपेंस को कहा। जबकि वो वाला डायरेक्ट एक्सपेंस अलग है दोस्तों, इसको कहते हैं डिटेल में पढ़ना, ठीक है ना सर। बाकी है तो दोनों डायरेक्ट एक्सपेंस ही, कोई भी कहीं भी डाल दो, नहीं, ठीक है, कोई भी कहीं भी नहीं डालना। ये वाला डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब गुड्स को लाने का, गुड्स खरीद लिया उसको लाने का खर्चा ही वो डायरेक्ट एक्सपेंस सर, वो डायरेक्ट एक्सपेंस ये वाला है, बाकी पीछे वाला अलग है। जो मेन वाला डायरेक्ट एक्सपेंस है ना, ये वाला जो मेन वाला वो अलग है, उसको बात आगे सुनेंगे, ठीक है। चलो सर, ये मैंने कहा कि यार 2500 रुपए लग गए, तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैंने 1,00,000 रुपए, अब देखो मैं ना पेन बना रहा हूं, ठीक है, जब मैं पेन बनाऊंगा तो ये तो क्लियर है कि जितना खर्चा मुझे पेन बनाने में हुआ है वो मैं कस्टमर से चार्ज करूंगा जो खरीदना आएगा, प्लस मैं प्रॉफिट जोड़ूंगा, राइट। तो क्या मेरा खर्चा खरीदने में 1,00,000 आया, ये 1,25,000 रुपए आया, ये मुझे इतना बता दो सर, आप खुद बताओ। 1,00,000 तो मेरे को मटेरियल की कॉस्ट पड़ी, पर उसको लाने का खर्चा भी तो कस्टमर से रिकवर करूंगा सर, क्योंकि अगर मैं वो पेन बनाऊं ही ना तो मेरे को 2500 रुपए खर्च ना हो। तो 2500 रुपए खर्च होने की वजह क्या है, पेन को बनाना, रॉ मटेरियल खरीदना, वो तभी खरीद पाऊंगा जब मैं कस्टमर को दे पाऊंगा, डिलीवर खरीदूंगा। तो 2500 रुपए खर्च करने पड़े ना कस्टमर के लिए, क्योंकि कस्टमर के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो वो 2500 रुपए भी मैं कस्टमर से रिकवर करूंगा, सिंपल है। तो आइए फिर, अब मैंने बाद में नोटिस करा कि पिछले साल मेरा रॉ मटेरियल पड़ा था 10,000 रुपए का, इस साल मैंने 1,00,000 रुपए का रॉ मटेरियल खरीद लिया और मैंने पेन बनाए सिर्फ 80, तो 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल मेरा अब भी बच गया, 20,000 रुपए का रॉ मटेरियल मेरा बच गया। तो मैं कहूंगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये मैंने इस साल यूज ही नहीं करा। क्या कह रहा हूं, ये मैंने इस साल यूज नहीं, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये मटेरियल, इतना रॉ मटेरियल मैंने करंट ईयर में यूज नहीं करा। कितना यूज नहीं करा, 20,000 रुपए का यूज ही नहीं करा, जिससे 20 मेरे पेन बन जाते। अब मुझे एक बात बताओ, इस साल आपने कितना प्रोडक्ट बनाया होगा सर। 1,00,000 का रॉ मटेरियल आपने खरीदा था जिससे आपके 100 पेन बनते, ठीक है, 10,000 के रॉ मटेरियल पे 10 पेन बन जाते, 20,000 के रॉ मटेरियल पे 20 पेन बन जाते। तो ऑब्वियस है 100 पेन के लिए तो आपने खरीदा रॉ मटेरियल, 10 पेन का पहले से पड़ा था, इसका मतलब मेरे पास 110 पेन के रॉ मटेरियल पड़ा था, जिसमें से मैंने 20 पेन का रॉ मटेरियल यूज नहीं करा। तो मैंने कितने पेन का रॉ मटेरियल यूज करा सर, मैंने 90 पेन का रॉ मटेरियल यूज करा। तो आपने जो रॉ मटेरियल यूज करा है उतना ही तो कस्टमर से चार्ज करोगे ना, या सारा चार्ज कर लोगे? नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। अरे यार, मैं एक पेन बेच रहा हूं पूरे साल में, तो क्या पूरे 1,00,000 रुपए चार्ज करूंगा? नहीं सर, जितना आपने रॉ मटेरियल कंज्यूम करा है, कंज्यूम करना मतलब यूज करा, उतना ही आप कस्टमर से चार्ज करना। भाई, जो रॉ मटेरियल आपने यूज नहीं करा उसका खर्चा कस्टमर से क्यों चार्ज करेंगे? नहीं करेंगे ना। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? ऑब्वियस सही कह रहा हूं। इसका मतलब कि देखिए सर, सबसे पहले मैंने क्या करा होगा, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि रॉ मटेरियल आपने कितना कंज्यूम करा। कंज्यूम करने का मतलब क्या है, कितना यूज करा प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मैंने कहा जो सबसे पहले पिछले साल का पड़ा था वो यूज करा, फिर मैंने ड्यूरिंग द ईयर और खरीदा था 1,00,000 रुपए का, पर वो 1,00,000 का खरीदा, पर उसमें 2,500 रुपए का खर्चा भी हो मेरा, तो वो 1,25,000 का पड़ा मुझे।
इसके बाद इतना सब होने के बाद मैंने 20,000 का रॉ मटेरियल यूज नहीं करा, मैं हटा देता हूं उसको। टोटल रॉ मटेरियल ले रहा, उसमें से 20,000 का यूज नहीं करा, तो मैंने कितना करा भाई, 1,10,000, 1,12,500, और 1,12,500 में मैं माइनस कर दूंगा कितना, 20,000 रुपए। 1 लाख रुपए, 2500, 10,000 और माइनस 20,000, तो मैंने 92,500 का रॉ मटेरियल यूज करा। तो इससे 92,500 से मैंने बनाए होंगे 90 पेन। तो जो 90 पेन मैंने बनाए उनको बेचकर तो मैं इतना ही तो रिकवर करूंगा अपनी कॉस्ट, या वो खर्च, वो वाली कॉस्ट भी रिकवर कर लूं जो मैंने इस साल यूज ही नहीं करी। अरे वो रॉ मटेरियल का पैसा यूज मत करना सर, वो रॉ मटेरियल का पैसा रिकवर मत करना जो आपने ड्यूरिंग द ईयर्स को यूज ही नहीं करा। भाई जब यूज ही नहीं करा, उससे कोई पेन बनाया ही नहीं, तो उसका पैसा भी हम कस्टमर से रिकवर नहीं करेंगे। कस्टमर से उतना ही पैसा रिकवर होगा जितना हमारा लगा पैसा, हमारा लगा 92,500 रुपए, उतना पैसा हम कस्टमर से रिकवर कर लेंगे। लो जी, बात समझ में आ गई। दिस इज द कौन सा। अब मुझे बताओ ये क्या था सर, ये था ओपनिंग स्टॉक, ये क्या था, ये था सर परचेज, ठीक है, ये क्या था, ये था डायरेक्ट एक्सपेंस फॉर परचेज, और ये क्या था, क्लोजिंग स्टॉक। बन गया फॉर्मूला सर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, निकल जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। समझ में आ गया, क्लियर है पॉइंट। इतना क्लियर है, चलिए। तो एलिमेंट के हिसाब से हमने, ये थोड़ा फॉर्मूले में गलती है, थोड़ा गलत है, यहाँ माइनस आएगा, ऊपर से प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस भी आएगा, देखो ये थोड़ा गलत हो गया, इसको मैं ठीक कर दूंगा, ठीक कर दूंगा, पूरा पूरा ढंग से फॉर्मूला लिख दूंगा, जब आपको नोट्स पकड़ाऊंगा तो ठीक कर दूंगा, ठीक है। चलिए, हाँ आज बस इतना ही करना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में ना, ये आज थोड़ा प्रैक्टिकल वाला पार्ट था। मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन और करूंगा, क्वेश्चन और करवाऊंगा 2-3 आपसे, एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल नंबर 1, आप 2-3 क्वेश्चन का आंसर दो चीज मुझे, आपके लिए हमें इतना ही पढ़ना है, क्योंकि रीजन बिंग इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ थ्योरी है, कोई भी ऐसा प्रैक्टिकल इंपैक्ट नहीं आएगा 3-4 पॉइंट्स में। उसके बाद एक छोटा सा प्रैक्टिकल आएगा, फिर सारी थ्योरी है। मतलब इस 11 में से 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जिसमें थोड़ा प्रैक्टिकल का पार्ट है, मतलब 9 के 9 पॉइंट में सब थ्योरी है, कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, तो बहुत बोरियत हो जाएगा। इसलिए थोड़ा आज प्रैक्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं। आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, ठीक है ना सर, ये आपको निकालना है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है आपको 20,000 का, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है सर 50,000 रुपए का, परचेजेस आपको दे रखी है 1,50,000 रुपए की, और कैरीज इनवर्ड आपको दे रखा है 20,000 का। बताइए सर क्या होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, एग्जांपल नंबर 2 है ये, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 50,000, परचेजेस आपको दे रखी है सर 2 लाख रुपए की, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आपको दे रखा है सर 5 लाख रुपए का, कैरीज आउटवर्ड आपको दे रखा है, आउटवर्ड देखा है, आउटवर्ड, इनवर्ड होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, आउटवर्ड नहीं होता, 5,000 रुपए का। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा ये बताइए। चलो जी, 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, इन 2 क्वेश्चन को आपको करना है। आज मैं छोटी ले रहा हूँ, काफी बड़ी होगी, जिसके अंदर मैं बहुत सारे पॉइंट कवर करा दूंगा, बहुत सारे पॉइंट कवर करा दूंगा, थ्योरी होगा, तो आप पहले से प्रिपेयर होकर चलिएगा कि हाँ यार आज थ्योरी की क्लास है। हाँ ये है कि कोशिश करूंगा कि बोरियत कम से कम हो, मजा आए क्लास को। पापा को परी के लिए, पापा की परिया ले आएंगे हम। वैष्णवी कह रही है सर ये गलत बात है, अरे
पापा के परे को भी लाना है क्या? पापा के परे ले आएंगे इनको भी, क्या दिक्कत है? इनको जो मैं लेकर आऊंगा देखना आप, तहलका मच जाएगा पूरी क्लास के अंदर, तहलका। जरा जल्दी से बताओ यार कितना आएगा इसका आंसर? तहलका मचा देंगे इनको। तुम बस हंसते रहना, तुम बस हंसते रहना। बाकी ऐसी ऐसी कहानियां बनाऊंगा ना मैं इनके ऊपर, देखना तुम। लॉ में आना, लॉ में दिखाऊंगा तुम्हें, लॉ की क्लास में ऐसी ऐसी कहानियां बना बनाकर आपको लॉ समझाऊंगा। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो सर, 20,000 प्लस 1,50,000 प्लस 20,000 का कैरीज इनवर्ड और माइनस 50,000। इस तरीके से आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम आ गया। फोन ही बचे, फोन ही कम नहीं हो रहे भाई। तो आज ये सर बताइए कितना आएगा? 20 और 1,50,000, 1,90,000, 1,90,000 पे 1,40,000 रुपए आपका ये आ गया रॉ मटेरियल कंज्यूम। पर इस वाले में आपको बताना है, इस वाले में आपको बताना है सर क्या? इस वाले में आपको बताना है क्लोजिंग स्टॉक। तो सही है, आइए देखिए एक बार, देखेंगे एक बार बच्चों ने गलती क्या करी होगी यहाँ पर। रॉ मटेरियल कंज्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर? ओपनिंग स्टॉक होता है प्लस परचेज होता है प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है, रॉ मटेरियल कंज्यूम मुझे दे रखा है, यस 5 लाख रुपए दे रखा है। ओपनिंग स्टॉक 50,000 रुपए, परचेजेस 2 लाख रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, ये गलती मत करना है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस। अरे कैरिज आउटवर्ड नहीं होता, कैरिज आउटवर्ड का मतलब क्या है? रॉ मटेरियल बाहर ले जा रहा हूं, नहीं, रॉ मटेरियल फैक्ट्री के अंदर लाने को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। एक बार जब फिनिश गुड बन जाएगा उसके बाद फिनिश गुड जब सप्लायर के पास बेचने के लिए जाएगा, बाहर डिस्ट्रीब्यूट के लिए जाएगा, तो कैरिज आउटवर्ड होता है। वो तो सेलिंग। कैरिज आउटवर्ड क्या होता है दोस्तों? सेलिंग का खर्चा होता है, बेचने का खर्चा होता है। जब मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा फैक्ट्री के अंदर, तब अपने प्रोडक्ट को बाहर कस्टमर तक भिजवाऊंगा ना, उसके लिए मुझे भाड़ा चाहिए होगा, तो वो है। दिस इज नॉट अ डायरेक्ट एक्सपेंस, दिस इज अ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक आपको निकालना है। एक काम करते हैं, आंसर माइनस में आ रहा है, यस आंसर माइनस में आ रहा है, कोई बात नहीं, आंसर माइनस में दे दिया, गलत कर दिया। इसको आप 1 लाख रुपए रख दो, इसको आप 1 लाख रुपए कर दो। अब निकालना सारा सवाल, आंसर माइनस में आ जाएगा, नहीं तो 1 लाख रुपए। अरे आंसर तो माइनस में आ रहा है, तुम कैसे निकाल लो 240? अरे रॉ मटेरियल कंज्यूम माइनस में तो ना होगा भाई, ये माइनस का उधर आकर प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 2.5 लाख में से 50,000 जाएगा, 5 लाख में से 2.5 लाख जाएंगे तो 2.5 तो बचेगा। 240 कैसे कह रहे हो आप? और वो भी माइनस में आ रहा है। पेन देखो, बच्चों ने 5,000 जोड़ दिया ना, गलत कर दिया। देखो कैरिज आउटवर्ड दोस्तों, आउटवर्ड और इनवर्ड में फर्क समझ में आ रहा है? इनवर्ड का मतलब क्या है कि मैंने सप्लायर से रॉ मटेरियल खरीदा, उसको लाने का खर्चा है कैरिज इनवर्ड। एक बार क्या आ गया फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल, अब बाहर ले जाने के खर्चे को थोड़ा जोड़ूंगा। हाँ, टोटल कॉस्ट का पार्ट तो माना जाएगा, पर इस वाले का पार्ट तो नहीं माना जाएगा ना। रॉ मटेरियल को सप्लायर से फैक्ट्री तक लाने का खर्चा ही इधर डायरेक्ट एक्सपेंस जोड़ते हैं, बाहर का नहीं। बाहर कब जाएगा वो? जब रॉ मटेरियल फिनिश गुड बन जाएगा, फिनिश गुड बनकर फिर कस्टमर को बाहर बिकने के जाएंगे, वो नहीं जुड़ता, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो बता, अगर मैं इसको 1 लाख कर दूं तो आपका आंसर क्या होगा, जरा जल्दी से बताइए। इसको 1 लाख कर देते हैं, तो इन सबको उठा के भेजता हूं कि 1 लाख माइनस 50,000 माइनस 2 लाख, ये तो 0 है, इसमें माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो 1 लाख कितना बच गया सर? ये 2.5 में से ये आ जाएगा माइनस 1.5 लाख इजिकल टू माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आपका जो क्लोजिंग स्टॉक माइनस से माइनस कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया 1,50,000 का। तो ठीक कर लेना, 1 लाख कर दो उसको। बहुत बढ़िया, तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। चलो, हमने एक पॉइंट तो पढ़ लिया, टोटल 11 क्लासिफिकेशन है, 11 में से मैंने एक आपको पढ़ा दिया, अब टोटल बच गई 10 क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्लास में 4-5 तो करा ही दूंगा छोटे छोटे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस